नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल फेवरेट गुरु में। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पीछे वाला रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया कि जो सेल्स हैं वो उनके खोजकर्ता कौन थे। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि सेल्स जो है वो दो तरह की है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक सेल की हम विशेष तौर पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें आपको ये बता दिया गया था कि यदि पादप कोशिका है तो सबसे बाहर की तरफ आपको सेल वॉल मिलेगी और उसके बाद में आपको जो है वो सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। अब आज का जो टॉपिक है, जो कोशिका अंग मिलते हैं, उन कोशिका अंग में आपको क्लासिफिकेशन में ये बताया गया था कि तीन प्रकार से हम विभाजित करते हैं। नंबर फर्स्ट दोहरी झिल्ली वाले कोशिका अंग, नंबर सेकंड एकल झिल्ली वाले कोशिका अंग और नंबर थर्ड जो है वो बिना झिल्ली वाले कोशिका अंग। अब देखो, आज का जो कोशिका अंग है उसके ऊपर जाने से पहले आप जब एनसीईआरटी बुक्स लगी थी तो एनसीईआरटी बुक्स में एक बूझो और पहेली, ये दो आते थे, बूझो और पहेली, जिसमें से पहेली जो है वो बूझो से क्वेश्चन करती थी और जो बूझो है वो उसका आंसर ढूंढ के देता था। और जब आंसर नहीं मिलता था तो वो अपने मास्टर जी के पास जाते थे और मास्टर जी उनका जो है वो आंसर निकाल कर देते थे। तो एक दिन पहेली ने जो है वो बूझो से क्वेश्चन किया कि हमारे घर पे जो है वो ग्रीन कलर की मिर्च लेकर आए, और वो जो ग्रीन मिर्च थी, जो मिर्च थी, वो धीरे धीरे रेड कलर में चेंज हो गई। उसका कारण क्या था? तो बूझो ने इसके ऊपर खोज करना, या यूं कहूं कि बूझो ने जो है वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढना प्रारंभ किया, लेकिन बूझो को आंसर नहीं मिला और वो गए एक दिन मास्टर जी के पास। तो मास्टर जी ने ये कहा कि कोई भी यदि पादप भाग है, जैसे मैंने हरी मिर्च का एग्जाम्पल लिया कि जो हरी मिर्च है वो ग्रीन कलर की थी और बाद में धीरे धीरे वो रेड कलर में चेंज हो गई। उसके पीछे का कारण है कि जो पादप है उस पादप में एक विशेष प्रकार का कोशिका अंग पाया जाता है। उस कोशिका अंग को कहा जाता है प्लास्टिड या लवक। और यही हमारे आज का टॉपिक है, प्लास्टिड या लवक जो है वो क्या होते हैं, प्लास्टिड या लवक। अब देखो, लवक या प्लास्टिड जो है वो पहली बात तो ये कि ये सिर्फ आपको पादप कोशिका में ही मिलेंगे, जंतु कोशिका में ये लवक जैसी संरचना जो है वो मिलती नहीं है। दूसरी चीज ये कि एल्गी यदि है, शैवाल जिसे हम कहते हैं, शैवाल होंगे तो शैवालों में भी आपको क्या मिलेंगे, ये लवक मिलेंगे। और तीसरी चीज जो इसका ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हम बात करते हैं, बीजीए, बीजीए में लवक के स्थान पर एक दूसरी संरचना पाई जाती है जिसका हम अलग से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब देखिए, बात करते हैं हम लवक के बारे में। सबसे पहले लवक जो है, उस लवक के खोजकर्ता कौन थे? जो खोजकर्ता थे वो थे एकल, लेकिन इसका जो नामकरण किया था कि प्लास्टिड या लवक जो है, उस लवक का नामकरण जो है वो किया था शिम्पर ने। तो ये शिम्पर को विशेष तौर पर याद रखिएगा कि लवक जो है उनके नामकर्ता कौन थे, तो इनके नामकरण जो करता थे वो एकल थे। अब देखो, इन्होंने ये बताया कि प्लास्टिड जो होंगे वो आपको तीन तरह के मिलेंगे। तीन तरह के कौन कौन से? नंबर फर्स्ट अवर्णी लवक, नंबर सेकंड वर्णी लवक, और नंबर थर्ड जो है वो आपको मिलेंगे कौन से? हरित लवक। हरित लवक जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, वर्णी लवक जिन्हें क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, और अवर्णी लवक जो है, अवर्णी लवक, अब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, अवर्णी मतलब अ मतलब बिना, जो बिना का सेंस देगा, और वर्णी लवक, वर्णी मतलब जिसमें रंग नहीं होता। तो ऐसे प्लास्टिड या ऐसे लवक जिनके अंदर क्या नहीं मिलता, कोई कलर नहीं मिलता, जो कलर लेस होते हैं, हम ये कहते हैं, वो कौन से होते हैं? अवर्णी लवक। और अवर्णी लवक जो है ये कहा जाता है, ये मुख्यतः उन स्थानों पर मिलेंगे, वो स्थान या उन स्थानों पर
प्राप्त होते हैं, जो होते हैं जो कि क्या नहीं होते, जो कि प्रकाश से सीधे संबंधित नहीं होते, प्रकाश से सीधे संबंधित नहीं होते। मतलब आप यूं कह सकते हो कि जैसे हम जड़ की बात करते हैं या कोई भी यदि पौधे का ऐसा भाग जो कलरलेस है, कलरलेस होगा तो वो उसमें कौन सा पाया जाएगा, अवर्णीय लवक पाया जाएगा। अब जो अवर्णीय लवक है उसका विभाजन किया गया, मतलब उसके प्रकार बताए गए, टाइप्स बताए गए। इसके जो टाइप्स बताए गए थे अवर्णीय लवक के, वो बताए गए थे स्टोरेज के हिसाब से कि अवर्णीय लवक जो है उनका मुख्य कार्य क्या करना है, संचयन का कार्य है, स्टोरेज का कार्य है। अब संचयन देखो, कोई भी यदि लवक है तो उनमें या तो प्रोटीन का संचयन होगा या वसा या जिसे आप फैट या लिपिड बोलते हो उसका होगा, या क्या होगा कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट आगे कॉम्प्लेक्स स्टार्च बनाता है तो किसका होगा, स्टार्च का होगा। पहले आपने सुना होगा कि जो स्टार्च है उस स्टार्च को कहा जाता है एमाइलो, एमाइलो। तो ये जो प्लास्ट होंगे उन्हीं को एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है। तो एमाइलोप्लास्ट अवर्णीय होते हैं और संग्रहण का कार्य करते हैं। किस चीज का संग्रहण करेंगे, ये स्टार्च का संग्रहण करेंगे। दूसरा, फैट या वसा जो है, जितने भी तेलीय बीज हैं, तेलीय बीज या तेलीय जो जड़ें होती हैं उन जड़ों में क्या पाया जाता है, ये फैट। इसका जो नाम होता है उसे नाम दिया जाता है इटियोप्लास्ट, या कहीं आपको एल्यूरोप्लास्ट जो है वो भी देखने को मिलेगा। तो इटियोप्लास्ट जो तेलीय बीज, जैसे मान लो मूंगफली का आप नाम लेते हो, मूंगफली है, सरसों है, अरंडी है, इन सब में आपको जो मिलेगा वो उनकी जड़ों में आपको मिलेगा इटियोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट। और तीसरा जो है वो प्रोटीन प्लास्ट, प्रोटीन प्लास्ट के नाम से ही जाना जाता है। प्रोटीन प्लास्ट जितने भी दालें हैं, दालें जो होंगी उनकी जड़ों में आपको कौन सा मिलेगा, अवर्णीय का प्रोटीनियोप्लास्ट। अब देखिए, इसमें से जो क्वेश्चन है वो एमाइलोप्लास्ट पर पूछा जा सकता है या ये पूछा जा सकता है कि जड़ों में मुख्यतः कौन से प्रकार का लवक जो है वो मिलता है, तो वो अवर्णीय लवक मिलता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जो हमने कहा था कि इसे कहा जाता है क्या, क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट में क्रोमो का अर्थ होता है कलर और प्लास्ट मतलब लवक या प्लास्टिड। तो यूं कह सकते हो कि वो लवक जो कोई ना कोई स्पेसिफिक कलर देते हैं। स्पेसिफिक कलर से यहाँ मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि जो पुष्प है उनकी पंखुड़ियों में जो रंग होता है, या कोई ऐसे फल हैं जिनमें येलो कलर या ऑरेंज कलर, या यूं कह सकते हो कि जो रंग बिरंगे फल आते हैं हरे कलर को छोड़कर, ये ध्यान रखिएगा, हरे कलर को छोड़कर यदि कोई अन्य प्रकार का कलर आपको मिलता है तो उसका पीछे का कारण होगा क्रोमोप्लास्ट। जैसे मैंने आपको ये कहा था कि पहले ने ये कहा कि जो ग्रीन मिर्च थी वो रेड में कैसे चेंज हो गई, तो उसके पीछे का कारण था कि उसमें क्या हो गया, क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन हो गया। और ये ध्यान रखना कि ये जो तीनों लवक होते हैं, जो अवर्णीय लवक है, वर्णीय लवक है और हरित लवक है, ये तीनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। इंटरचेंज कैसे होंगे, यदि अवर्णीय लवक को कहा जाता है कि यदि अवर्णीय लवक को आप प्रकाश के संपर्क में लेकर आओगे, यदि प्रकाश के संपर्क में लेकर आओगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो वर्णीय लवक में चेंज हो जाएगा। और वर्णीय लवक को यदि आप अप्रकाशित स्थिति या लंबे समय तक आप अंधेरे में रखोगे तो वो कलर लेस हो जाता है, कलर लाइट हो जाएगा, कंप्लीट कलर लेस जो है वो नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, कलर प्लास्टिक मतलब वो जो कि कलर देते हैं, कलर देने के पीछे का कारण होता है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स जो है इसकी खोज की थी, कैरोटीनॉइड की वो की थी लोमर्ट व यूलर ने। दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, लोमर्ट, लैम्बोर्ट और यूलर। लैम्बोर्ट और यूलर जो है उन्होंने ये कहा कि कैरोटीनॉइड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कैरोटीनॉइड्स, जैसे आप कहते हो कि गाजर में कैरोटीनॉइड है, संतरे में कैरोटीनॉइड है, तो ये मुख्य तौर पर जो कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं, कैरोटीनॉइड जो मिलते हैं वो आपको दो तरह के मिलते हैं। नंबर फर्स्ट जो कैरोटीनॉइड मिलता है उसको बोला जाता है कैरोटीन, और नंबर सेकंड जो है उसे कहा जाता है
ज़ैंथोफिल। देखो ज़ैंथोफिल जो है ना वो मुख्यतः देता है या तो सुनहरा कलर या यूं कह सकते हो येलोइश कलर। जो येलोइश कलर होता है वो आता है ज़ैंथोफिल से, जबकि रेड कलर, ऑरेंज कलर, ये जो कलर आएंगे ये आपके किससे आएंगे? कैरोटीन से आएंगे। कैरोटीन जो होता है वो एक तरह का क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ये एक तरह का क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और ये जो ज़ैंथोफिल होता है ये ऑक्सीजन युक्त हाइड्रोकार्बन है, कि इसमें आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन ही मिलेगा, और इसमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन मिलेगा। हाइड्रोकार्बन इसका यदि आप अणुसूत्र देखोगे तो C40H56 होता है, और ज़ैंथोफिल का C40H56, और ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। इससे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल बनते हैं, और ये कहा जाता है कि ये 8 आइसोप्रीन इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। आइसोप्रीन इकाइयां जो आप प्राकृतिक रबड़ में देखते हो, 1,3-ब्यूटाडाइन जो आप प्राकृतिक रबड़ में देखते हो, वही आइसोप्रीन इकाइयां जो है वो आपको कैरोटीनॉइड में देखने को मिलती है। अब यहां से कैरोटीन के बारे में पूछ लिया जाता है कि कैरोटीन क्या है, या कैरोटीन का अणुसूत्र जो है वो क्या होता है। तीसरा जो मुख्य पार्ट है वो है क्लोरोप्लास्ट का, या यूं कहूं कि पादप कोई कोशिका है तो उस पादप कोशिका का एक मुख्य अंग, एक महत्वपूर्ण अंग है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो यहाँ पर जो है वो सेंस देगा ग्रीन का, और जो प्लास्ट है वो देगा किसका? प्लास्टिड का। मतलब ऐसा लवक जो ग्रीन कलर देता है उसे हरित लवक कहा जाता है, या ऐसा लवक जिससे पौधे के भाग जो है वो हरे रंग के दिखाई देते हैं। जो हरी मिर्च है वो हरी दिखाई दे रही है, पौधे की पत्तियां हरी दिखाई दे रही है, या आपके चारों तरफ जो ग्रीनरी है उसके पीछे का कारण जो क्या है वो हरित लवक है। और हरित लवक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें हम कहते हैं 6CO2 + 6H2O, जो कि लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस, और HNO जिसे हम कहते हैं उसकी प्रेजेंस में C6H12O6 + 6O2 का फॉर्मेशन, और 6O2 का जो है वो क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ये सारी जो क्रिया आपको देखने को मिलेगी वो सारी आपको कहाँ पर मिलेगी? हरित लवक में मिलेगी। और हरित लवक में ये इसके द्वारा किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज जो है वो कई बार जुड़कर स्टार्च का निर्माण करेगा, और स्टार्च ही क्या है? फूड का एक टाइप है, और फूड स्टोरेज का एक टाइप है। अब देखिए हरित लवक पाए जाने के कारण ही पादप जो होते हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है, और जो जंतु होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम परपोषी कहते हैं। जैसे हम जो है वो आश्रित हैं पौधों पर, और पौधे जो है वो सूर्य की प्रकाश जो होता है, जो लाइट है का सबसे बड़ा सोर्स है, उस सोर्स का यूज करके क्या करता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आगे यहाँ तक बात समझ। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रत्येक कोशिका, जितने भी हम छोटी बड़ी कोशिकाएं देखते हैं उन प्रत्येक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की आकृति, आकार जो है वो क्या होगा? सेम होगा या अलग अलग होगा? तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि हम औसत आकृति की बात करें तो 2 माइक्रोन तो इसकी होती है मोटाई, और यदि हम इसके एरिया, क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो वो आपको मिलेगा 1 to 2 माइक्रोन के बराबर। कहीं पर 2 to 4 भी मिलता है। ये वेरिएशन टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए इस पर जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि इसके लिए जो है वो अलग अलग बुक्स अलग अलग रेफरेंस देती है। कहीं पर 2 माइक्रोन मिलेगा, कहीं पर आपको जो है वो 2 से 4 के बीच में मिलेगा। तो जो यूं कह सकते हो विवादित क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट यदि है उसकी यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट आपको अलग अलग पौधे यदि हैं और अलग अलग जो एल्गी है उसमें आपको अलग अलग आकार के देखने को मिलेंगे। जैसे एक एल्गी है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स जो होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपको मिलेगा घोड़े की नाल के आकार का, घोड़े की नाल के आकार का।
अब घोड़े की नाल के आकार का यदि हम उसका डायग्राम प्लॉट करें तो वो इस तरीके का मिलेगा, यू। यदि हम बात करें स्पाइरोगैरा की, तो स्पाइरोगैरा जो है उसमें आपको मिलता है इस तरीके से रिबन शेप का, रिबन के आकार का क्लोरोप्लास्ट, रिबन के आकार का क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए ऐसे ही यदि आप अलग अलग पौधों में देखोगे तो वो डिस्कॉइड, बिम्बॉइड, इस तरीके से अलग अलग आपको क्या मिलेंगे, आकार देखने को मिलेंगे। हम बात करते हैं जनरल जो स्ट्रक्चर है उसकी, कि यदि हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन है, जैसे आपको मैंने शुरुआत में भी बताया था। और ये आपको जो मिलेगा, ये मिलेगा आपको ओवुलेट फॉर्म का या अंडाकार आकृति का। जैसे ये इसकी एक मेम्ब्रेन हो गई और ये इसकी क्या हो गई, और दूसरी मेम्ब्रेन हो गई। पहली मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन, एक को जो पहली मेम्ब्रेन है उसे नाम दे दिया गया आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाली है उसे नाम दे दिया गया क्या, इनर मेम्ब्रेन। अब आप देखिएगा ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मेम्ब्रेन जो है वो लगभग आपको लिपिड प्लस प्रोटीन, L मतलब लिपिड और P मतलब प्रोटीन, और इसको हम कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन, कि ये जो होगी मेम्ब्रेन आपको लिपोप्रोटीन से बनी हुई मिलती है। उसके बाद देखिएगा आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस है, उस स्पेस को कहा जाता है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। देखिए हालांकि मैं बनाने को पहले पूरी स्ट्रक्चर बनाकर और फिर भी आपको एक्सप्लेन कर सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद जो है वो इसको 1 बाय 1 पढ़ें ताकि पढ़ना जो है वो आसान हो जाए। जैसे सबसे पहले बाहर की तरफ आपको आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन लिपिड की और इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन की, ये लिपोप्रोटीन की मिलकर बनी हुई। उसके बाद दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, जैसे ये दोनों मेम्ब्रेन है, उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक छोटा सा गैप मिलता है, उस गैप को कहा जाता है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। अब हम जब इसके अंदर आते हैं तो इसके अंदर आपको सबसे पहली स्ट्रक्चर जो मिलती है वो इस तरीके से सिक्के के ढेर नुमा, जैसे कई सारे, मानो कि कई सारे सिक्के पड़े हुए हैं, ये पहला ढेर, ये आपका दूसरा ढेर, ये सिक्के का तीसरा ढेर, इसी तरीके से बहुत सारे ढेर जो है वो सिक्के के आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा ढेर है, यदि मान लो जैसे आपके पास 1-1 रुपए के सिक्के हैं, उसको आपने यूं कंटिन्यू अरेंज कर दिया, जैसे एक के ऊपर यूं अरेंज कर दिया, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, जैसे आप अरेंज करते हो तो ये पूरा का पूरा जो ढेर है, इस ढेर को कहा जाता है क्या, ग्रेना। इस चीज को पकड़ के रखिएगा, आपको आगे कंटिन्यू करना है इसे कहा जाता है क्या, ग्रेना। और यदि एक सिक्के की बात करोगे तो उसे कहा जाता है क्या, ग्रेनम। ये ग्रेना जो कि प्लूरल फॉर्म है, ग्रेनम जो कि सिंगुलर फॉर्म है, ग्रेनम। अब ये जो ग्रेनम है, उस ग्रेनम के अंदर, क्योंकि आपको एक बहुत मिड पॉइंट तक लेकर जा रही हूं, ये जो ग्रेनम है उस ग्रेनम के अंदर आपको मिलते हैं क्या, थाइलेकोइड। और ये जो थाइलेकोइड है ग्रेनम, और ग्रेनम के अंदर आपको मिलेंगे थाइलेकोइड। थाइलेकोइड जो है उनमें आप ये कहते हो कि क्वांटा या फोटोन है, क्वांटा या फोटोन। क्वांटा या फोटोन जिसके बारे में पार्क एंड बिगिंस ने बताया था कि प्रकाश जो आता है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में पादप अवशोषित करेगा, और इन्हें क्वांटा या फोटोन कहा था। वो फिजिक्स की तरफ मत ले जाना कि वहां पर किसी और ने कहा था, मैं सिर्फ आपको यहाँ के रेफरेंस में बता रही हूँ कि यहाँ पर इसे क्वांटा या फोटोन जो है वो कहा गया। अब हम बात करते हैं थाइलेकोइड की। एक थाइलेकोइड यदि है, एक TH जो है, उसके अंदर आपको 200 से 230 जो है वो मिलते हैं क्या, क्लोरोफिल के अणु। अब यहाँ पर एक नई चीज आ गई कि ये क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल जो है वो एक तरीके का पिगमेंट है,
एक तरीके का वर्णक है और ये वर्णक जो है मुख्यतः होता है ग्रीन कलर का। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का है। तो यहाँ से बूझो जो पहेली थी उसको आंसर मिला कि कोई भी यदि जो मिर्च है वो ग्रीन कलर की क्यों है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल जो है वो क्या है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है, एक वर्णक है। और क्लोरोफिल जो है वो आपको क्लोरोफिल ए बी सी डी ई एफ जी एच तक जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मुख्य जो है वो आपसे ए या बी के बारे में पूछा जाता है कि ए या बी जो है उसका अणुसूत्र क्या है, या ए और बी जो है उनमें। तो ये ध्यान रखिएगा, ए और बी में जो है वो सिर्फ एक दो ऑक्सीजन का डिफरेंस आता है। इसमें O4 होता है और इसमें O6 होता है, बाकी जो है वो आपको सेम मिलेंगे। अब देखिएगा क्लोरोफिल के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये क्लोरोफिल है। यहाँ से इसे मैं रेज कर देती हूँ कि जो ग्रेना है उस ग्रेना के अंदर यदि एक की बात करेंगे तो उसे हम ग्रेनम कहेंगे। ग्रेनम में थाइलेकोइड मिलेंगे। थाइलेकोइड जो है उसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, क्लोरोफिल के अणु मिलते हैं। और क्लोरोफिल के जो अणु होते हैं वो 200 से 300 की मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये पहला ग्रेना, इसको मैं फर्स्ट नाम दे दूं, इसको मैं सेकंड नाम दे दूं, इसको मैं थर्ड दे दूं, ऐसे ही हो। अब देखो जो पहला ग्रेना है वो दूसरे ढेर से जुड़ा हुआ है, इसे कहा जाता है इंटर थाइलेकोइड डिस्क। इंटर थाइलेकोइड डिस्क मतलब इसे फ्रेंच चैनल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो को क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। मतलब एक योजक कड़ी है, एक कनेक्टिविटी बनाता है। कौन बनाता है, ग्रेना जो है वो इंटर थाइलेकोइड डिस्क जो है वो ये बनाती है। तो यहाँ से यदि हमने जो इतनी स्ट्रक्चर पढ़ी है उस स्ट्रक्चर में से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन है क्लोरोफिल का, कि क्लोरोफिल जो है ए और बी जो है उस ए और बी में यदि ए और बी की बात करें तो उनका अणुसूत्र जो है वो क्या होगा। उसके बाद देखिएगा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इसमें वर्तुलाकार क्या पाया जाता है, डीएनए, जिसे कहा जाता है ctDNA। ctDNA मतलब क्लोरोप्लास्टिड डीएनए। ctDNA मतलब क्लोरोप्लास्टिड डीएनए, ctDNA क्लोरोप्लास्टिड डीएनए। अब मैं इसको जैसे मान लो यहां से बाहर की तरफ आपको दिखाऊं तो ये इसको जब आप खोलोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। मतलब वही डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करते हैं, वैसा कुछ वैसा प्रदर्शित होता है। ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर 1,20,000 से 1,70,000 तक क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। 1,20,000 से 1,70,000 तक नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस जो आप प्यूरिन, पिरिमिडीन की बात करते हो, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन इनकी बात करते हो, ये इसके अंदर आपको मिलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो आपको ये नाइट्रोजन बेस मिलते हैं उसके कारण ये डीएनए रेप्लिकेशन मतलब प्रतिलिपिकरण अपने ही जैसे हूबहू डीएनए का निर्माण कर सकता है। रेप्लिकेशन के बाद में ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन, और ये प्रोटीन संश्लेषण सिद्धांत भी है, वो हम जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं उसमें आता है। रेप्लिकेशन मतलब अपने जैसे हूबहू प्रति का निर्माण कर लेता है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए के एक अणु से यदि आरएनए का निर्माण होता है तो उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और यदि आरएनए के अणु से प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो उसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। अब ये जो ctDNA है वो लगभग 15 प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं उनको कोडित कर सकता है। 15 प्रकार के प्रोटीन को कोडित कर सकता है। प्रोटीन इज इक्वल टू एंजाइम, मतलब ये रिएक्शन कर सकता है 15 प्रकार के एंजाइम की तरह। तो ctDNA ये अपने जैसे डीएनए का निर्माण कर सकता है, इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट है, जो हरित लवक है, उसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल या अर्ध स्वायत्त शासी कोशिका अंग कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर सकता है, अपनी जैसे हूबहू प्रति का निर्माण कर सकता है। और कहीं कहीं आपको देखने को ये भी
रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट वास्तव में एक यूकैरियोटिक कोशिका में एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान मतलब ये एक तरीके से न्यूक्लियोइड है, इसीलिए इसे जो है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है। उसके बाद एक आपको इसमें जो मेम्ब्रेन लेस हम राइबोसोम की बात करते हैं तो 70S जो है वो आपको इसमें मिलता है क्या, राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम है उसमें 2 यूनिट होती हैं 50S और 30S टाइप की। ये 50S और 30S जो है वो सेडिमेंटेशन के हिसाब से है, इनके अणुभार के हिसाब से बांटा जाता है। और जो इसके अंदर द्रव्य पाया जाता है उस द्रव्य में आपको क्या मिलेगा, उस द्रव्य में आपको मिलता है जल, उस द्रव्य में आपको मिलता है Mg, Fe, Cu, Mn, ये सारे जो सूक्ष्म तत्व हैं वो कुछ मात्रा में आपको इसमें मिलता है प्रोटीन, कुछ मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी मात्रा मिलती है। इन सबको मतलब ये जो जल है इन सबकी जो मात्रा है, इन सबकी मात्रा जो है वो कहलाती है क्या, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा वो भाग है जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, ध्यान रखिएगा। स्ट्रोमा वो भाग है जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, जबकि ग्रेना वो भाग है जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। और एक चीज और बता दूं कि यदि आप ग्रेना की स्ट्रक्चर देखोगे, ये जो ग्रेना है इस ग्रेना को जैसे आप बाहर निकालोगे उसकी जब स्ट्रक्चर देखोगे तो ये देखने को मिलता है ये भी इसकी मेम्ब्रेन भी लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन इसकी जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो है यहाँ पर पाया जाता है ऑस्मियम ऑक्साइड। ऑस्मियम ऑक्साइड जिसे प्लास्टोग्लोबुलाई कहते हैं। प्लास्टोग्लोबुलाई, यदि आप एक पादप कोशिका में हरित लवक की स्ट्रक्चर देखोगे तो उस हरित लवक में आपको बहुत गहरे गहरे रंग की कुछ छोटी कणिकाएं दिखाई देती हैं, उन कणिकाओं को कहते हैं ऑस्मियम ऑक्साइड या प्लास्टोग्लोबुलाई। ये जो प्लास्टोग्लोबुलाई होती है वो इस ग्रेना की मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन का कार्य करती है। प्लास्टोग्लोबुलाई जो है वो इस ग्रेना के मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन का कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो स्ट्रोमा है वहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, सीधे डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, इंटरथाइलेकॉइड डिस्क हो गया और ये पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट का निर्माण कर सकता है। यदि आप बात करें कि ये पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट का निर्माण कैसे करेगा तो क्या होता है कि जो जहां पर डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये आपको डीएनए दिखाई दे रहा है, इस डीएनए के पास से अंदर की तरफ एक खांच बननी शुरू होती है, यही नीचे से बननी शुरू होगी और इसी के सामने जो है वो ऊपर से बनने की शुरू होगी। और खांच बनने से ये आधा आधा भाग जो है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और एक से क्या बन जाते हैं आपके पास क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये जो है वो सीधा असूत्री प्रकार का विभाजन कह सकते हो कि उस तरीके प्रकार का विभाजन करता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की जो आप कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं देखते हो वैसी नहीं मिलेंगी। सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की बात कर रही हूँ, कोशिका की बात नहीं है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें सीधे तौर पर विभाजन होता है। अब देखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट ये स्ट्रक्चर थी C3 प्लांट्स की। अब 2 तरीके के पादप होते हैं, थोड़ा सा बता दूं आपको कि आप जब प्लांट्स देखोगे तो प्लांट्स आपको मेजर तौर पे 2 तरीके के मिलेंगे, एक तो C3 प्लांट्स और एक C4 प्लांट्स। C3 प्लांट्स वो होते हैं जिनमें पहला उत्पाद जब बनेगा, जब सिट्रिक एसिड चक्र चलता है इसमें एक, जब पहला उत्पाद बनता है तो वो 3 कार्बन वाला बनता है, और यदि पहला उत्पाद 4 कार्बन वाला बनता है तो उनको कहा जाता है C4। और C4 पादप मुख्यतः आपको मिलेंगे एक बीजपत्री, या यूं कह सकते हो कि जो मोनोकॉट्स होते हैं वो C4 प्लांट्स है, जैसे मक्का है, जैसे गेहूं है, जैसे चना है। और C3 जो है जितने भी आप देखते हो, नीम है, बरगद है, पीपल है, ये सारे जो है वो C3 प्लांट्स होंगे। C4 प्लांट्स की एक मुख्य विशेषता है कि इनमें पाई जाती है क्रेंच एनाटोमी। क्रेंच एनाटोमी का मतलब क्या है कि इनमें जो मुख्य कोशिका है, जो मेसोफिल सेल्स होती हैं, मेसोफिल सेल्स के बाहर एक संवहनी उत्तक पाया जाता है। मेसोफिल सेल्स के बाहर एक संवहनी उत्तक पाया जाता है, उस उत्तक में आपको क्या मिलेंगे, एक क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। लेकिन इस क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर होगी, जो हमने अभी स्ट्रक्चर जो है
जो अभी स्ट्रक्चर देखी है वैसी नहीं दिखाई देती। बस उसमें क्या होता है कि ये जो ग्रेना होंगे वो ग्रेना इस तरीके से डिस्क के फॉर्म में होते हैं, और ऐसे ही लगभग आपको ग्रेना देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में उन्हें फोटोसिंथेटिक लैमिलीज कहा जाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट था जिसमें से जहां से क्वेश्चन बनने वाले थे मैंने आपको बता दिए। अगली वीडियो में जो है हम दूसरा कोशिका अंग करेंगे। अब लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये तो आपको पता है कि 5 जून को मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष की थीम क्या थी? तो थीम पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। उस स्टॉकहोम सम्मेलन में सब 119 देश जो है वो शामिल हुए थे, और 119 देश शामिल हुए थे तब उन्होंने ये कहा था कि हम पर्यावरण के प्रति विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस हमने 1974 में मनाया था, और वो मनाया गया था यूएसए में, और उस वर्ष की थीम थी पूरी पृथ्वी एक है। जबकि 2020 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी थीम रही थी टाइम फॉर नेचर, प्रकृति के लिए समय। रीना अग्रवाल और विशाल शर्मा ये 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने, और सुमन जलंधरा ये 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर दिए हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस पूछने के पीछे का कारण है कि आपको 1 बाय 1 करके सभी दिवस याद हो जाए जो आपके पेपर के लिए बेनिफिशियल है। बाकी आप जो प्यार और स्नेह दे रहे हैं उससे बरकरार रखें। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।